हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के चैप्टर 7 को पढ़ेंगे। हिंदी का हमारा आज चैप्टर है चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7। इससे पहले मैंने 1 से 6 तक की कंप्लीट क्लासेस करा दी हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस पर जाकर जरूर देखें। और उसमें मैंने सीक्वेंस में सारी क्लासेस डाली हैं, तो आप मेरी क्लासेस को जरूर देखें। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का। यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, तो हमारी क्लासेस से जरूर जुड़ें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्लास की टाइमिंग। सुबह 10 बजे हमारी साइंस की क्लास होती है, जिसमें साइंस का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और उसमें प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, आप क्लासेस से जरूर जुड़ें, प्रैक्टिस करें। उसमें मैंने राजन सीरीज कराई है, पीवाईक्यू कराए हैं, तो इसलिए आप क्लासेस से जरूर जुड़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है हमारी सुबह 11 बजे इंग्लिश की क्लास होती है। शाम को 4 बजे हमारी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की क्लास होती है। ये हमारा पेपर 1 है। नेक्स्ट क्लास है हमारी शाम को 5 बजे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें अब प्रैक्टिस चल रही है, तो हमारी क्लास से जरूर जुड़ें। ये हमारा पेपर 2 है। ये शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास। और लास्ट क्लास है हमारी शाम को 9 बजे मैथ की क्लास, जिसमें मैथ का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और इसमें प्रैक्टिस चल रही है, तो आप हमारी क्लासेस से जरूर जुड़ें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 7, जिसका नाम है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग तथा कार्य को पहचानना। ठीक है, चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे संज्ञा सर्वनाम के बारे में, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, काल आदि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम। तो पहला है हमारा संज्ञा। इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। संज्ञा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए तथा संज्ञा के प्रकार भी बताइए। इसमें हम संज्ञा की डेफिनेशन पढ़ेंगे और संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे, उनकी पहचान पढ़ेंगे। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। संज्ञा, जिन विकारी शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का क्या होता है, बोध होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में वस्तु क्या होती है, जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जाए, उसे वस्तु कहते हैं, के नाम को संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं कि जिन विकारी शब्दों में किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भावना आदि का बोध होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और दी है कि दूसरे शब्दों में वस्तु क्या होती है, जिसका अस्तित्व होता है और जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, जिसकी कल्पना की जा सकती है, वस्तु कहलाती है। वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। इस प्रकार नाम और संज्ञा समानार्थी शब्द है। नाम और संज्ञा क्या है, एक समानार्थी शब्द है। ठीक है, ये समान शब्द हैं। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। संज्ञा के उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है व्यक्ति। इसमें बताया गया है कि परिभाषा में कि व्यक्ति, प्राणी, स्थान, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है संज्ञा में। आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो पहला है व्यक्ति जैसे श्री कृष्ण है, शेर है, चूहा, सांप, पुरुष, ये सभी क्या है, हमारे व्यक्ति हैं। इनको क्या कहेंगे, इनको संज्ञा कहेंगे। इसमें कहा गया है ना कि व्यक्ति और स्थान, प्राणी आदि को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार से वस्तु जैसे पुस्तक है, पेन, कुर्सी, मेज, ये सभी क्या है, ये सभी संज्ञा है। हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं जिसको हम देख सकते हैं, वो सभी क्या है, वो सभी संज्ञा है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे स्थान है, जैसे भारत है, मुंबई, कलकत्ता, राजधानी, ये सभी क्या है, ये सभी संज्ञा है। इसी प्रकार से भाव जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें महसूस कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापा हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, बुढ़ापा है, मिठास को हम महसूस कर सकते हैं। किसी चीज़ को अगर हम खाएंगे तो हमें पता चलेगा ना खाने के बाद कि ये मीठी है या खट्टी। ठीक है, तो इसी प्रकार से मिठास है, सुझाव है, गर्मी, सर्दी, लंबाई, चौड़ाई, सौंदर्य, माधुर्य, ये सभी क्या है,
ये सभी संज्ञा शब्द हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी संज्ञा शब्द हैं और संज्ञा का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? संज्ञा का बोध कराते हैं। अब हम देख लेते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। पहला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। पहला है हमारा जातिवाचक संज्ञा जिसमें किसी जाति का बोध हो, ठीक है। दूसरा है व्यक्तिवाचक, इसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जाए, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा, जिसे हम महसूस करते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। चौथा है हमारा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इन सबको भी हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, ठीक है। ये सभी संज्ञा के प्रकार को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, ठीक है, कि क्या इसकी डेफिनेशन है और इसके उदाहरण। क्योंकि एग्जाम में संज्ञा की डेफिनेशन बहुत ही कम पूछी जाती है, लेकिन उनके प्रकार की डेफिनेशन और उनके उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं। संज्ञा की पहचान पूछी जाती है। इसलिए आप इस क्लास को छोड़ें ना, आप जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सके, इसलिए शेयर कर दिया करें, ठीक है। अब पहला देखते हैं। पहला है हमारा जातिवाचक संज्ञा। पहली हमारी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा आखिर होती क्या है। जैसे घर कहने से सभी तरह के घर, जैसे घर कहने से सभी तरह के घर आ जाएंगे, कि आस पड़ोस के जितने घर हैं वो सभी इसी में समाहित हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ आ जाएंगे। उसी प्रकार से नदी कहने से सभी नदियाँ जातिगत बोध कहलाती, सभी नदियाँ जातिगत बोध होता है, ठीक है। सभी नदियों से क्या होता है? जातिगत बोध होता है। ये पहाड़, जितने भी संसार के पहाड़ हैं, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी जाति का बोध कराते हैं। नदियाँ हैं, तालाब हैं, नहरें हैं, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी जाति का बोध कराते हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं की स्थिति इस प्रकार है। अब हम इनकी स्थितियां देख लेते हैं। पहला है संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, जो जातिवाचक हैं। जो जातिवाचक संज्ञा हैं उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। जैसे भाई, भाई क्या है? दुनिया के जितने भाई हैं वो इस जाति में आ गए, ठीक है। यानी कि, ठीक है, क्या हो गया? दुनिया के जितने भी भाई हैं, सबके भाई क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा में आ गए, ठीक है। किसी एक का पर्टिकुलर नाम नहीं है कि मोहन का भाई या सोहन का भाई, तो उसमें क्या एक विशेष की बात होगी, जबकि इसमें किसी विशेष की बात नहीं हुई है। सिर्फ भाई, माँ, डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर, ये सभी क्या है? ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। इनकी सबकी एक जाति है। जैसे भाइयों की जाति है, माँ, दुनिया की जितनी भी माँ हो गई, सारी माँ, ठीक है, उनकी जाति हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। अगला है पशु पक्षियों का नाम। नेक्स्ट है हमारा पशु पक्षियों का नाम। जैसे बैल है, घोड़ा है, हिरण है, तोता, मैना, मोर, ये सभी क्या है? ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। ये एक जाति विशेष का बोध कराती है, ठीक है। दुनिया की जितने भी बैल हैं, ठीक है, देश में, ठीक है। इसी प्रकार से गाय है, भैंस है, ये सभी क्या है? एक जाति का बोध कराते हैं, ठीक है, एक जाति का बोध कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम जैसे मकान है, कुर्सी है, मेज है, पुस्तक, कलम, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से प्राकृतिक तत्व जैसे बिजली है, वर्षा है, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भूकंप कौन सी संज्ञा है, भूकंप कौन सी संज्ञा है, और आपको ऑप्शन दे दिए जाए, पहला है जातिवाचक, ठीक है, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक और चौथा है द्रव्यवाचक, तो आप क्या लगाएंगे इसमें? तो आप इसमें आंसर लगाएंगे कि जो भूकंप है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको जातिवाचक संज्ञा तो समझ में आ ही गई होगी कि जातिवाचक संज्ञाएं वे होती हैं जो जातिवाचक संज्ञाएं वो होती हैं जो किसी जाति का बोध कराती हैं। यानी कि जैसे कि
पहाड़ हो गए, ठीक है। पहाड़ क्या हो गए? पहाड़ किसी विशेष पहाड़ का नाम नहीं दिया है। पहाड़ एक जाति है जिसमें बहुत सारे पहाड़ आ जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या मेन होता है? किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे व्यक्तियों के नाम। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर मनुष्य होता, इसी प्रकार से मनुष्य होता तो मनुष्य क्या होता है? एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। व्यक्तियों के नाम जैसे राम है, कृष्ण है, महात्मा बुद्ध है, हजरत मोहम्मद साहब है, ईशा मसीह, ये सभी क्या है? इनकी एक अलग पहचान है। अगर हम अपने जहन में राम का नाम लें तो हम समझ जाएंगे कि भगवान राम, किसकी बात हो रही है? भगवान राम की बात हो रही है। इसी प्रकार श्री कृष्ण है, महात्मा बुद्ध हैं, तो इनकी क्या है? एक अपनी अलग से एक पहचान है। ये एक विशेष व्यक्ति हैं, ठीक है। जैसे कि मैं, यानी कि मेरा नाम अंजलि है, तो मैं जो अंजलि जो जितनी क्वालिटीज़ रखती हूँ, ठीक है। जैसे मेरा नाम क्या है? अंजलि है, और मैं जितनी क्वालिटीज़ रखती हूँ वो कोई और तो नहीं रखेगा ना, अंजलि नाम का व्यक्ति, ठीक है। तो मैं अपने आप में क्या हूँ? विशेष हूँ। इसी प्रकार से जैसे राम है, राम क्या थे? राम क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो किसी और में तो नहीं है ना। उसी प्रकार से कृष्ण है, महात्मा बुद्ध हैं, हजरत मोहम्मद साहब हैं, ईसा मसीह हैं, ये सभी अपने आप में क्या है? विशेष हैं, ठीक है। जो अपने आप में विशेष हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रंथों के नाम। नेक्स्ट है हमारा ग्रंथों के नाम। जैसे रामायण है, रामायण अपने आप में एक विशेष है, ठीक है। इसी प्रकार से रामचरितमानस है, पद्मावत है, कामयानी है, कुरान है, साकेत, ये सभी क्या है? ये सभी रचनाएं हैं और ये अपने आप में विशेष हैं। इनके जैसे कोई और नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में विशेष हैं, ये अपने आप में विशेष हैं और एक विशेष क्वालिटी या फिर की विशेष विशेषताएं रखती हैं, ठीक है। जैसे रामचरितमानस है, पद्मावत है, ठीक है, ये क्या है? अपने आप में विशेष है। अगला है, नेक्स्ट है हमारा समाचार पत्रों के नाम। समाचार पत्रों के नाम जैसे हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, नव भारत टाइम्स, अमर उजाला, ये सभी क्या है? अपने आप में एक विशेष है, अपने आप में क्या एक अलग विशेषता रखते हैं। जैसे हिंदुस्तान अखबार है, ये अपने आप में एक अलग विशेषता रखता है, इसके जैसे और कोई नहीं होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दैनिक जागरण है, नव भारत टाइम्स है, अमर उजाला, ये सभी क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं, अगला है नदियों के नाम। नदियों के नाम जैसे गंगा, गंगा नदी अपने आप में विशेष है, ठीक है। ये लंबी होती है, इसकी जितनी भी विशेषताएं हैं वैसी विशेषताएं किसी और नदी की नहीं होगी, ठीक है। तो ये अपने आप में विशेष है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी है, कृष्णा है, कावेरी, सिंधु नदी, ये अपने आप में एक विशेष विशेषताएं रखती हैं, यानी कि विशेष क्वालिटी रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नगरों के नाम। नगरों के नाम जैसे लखनऊ है, लखनऊ नगर जो है वो अपने आप में विशेष है, ठीक है। वहाँ इसी प्रकार से बनारस है, आगरा है, जमुना, पटना, ये सभी क्या है? अपने आप में एक अलग विशेषता रखती हैं। जैसे लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, तो ये अपने आप में एक विशेष गुण रखता है, ठीक है। उसी प्रकार से बनारस है, बनारस एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। इसी प्रकार से आगरा है, जयपुर है, पटना, ये सभी क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये अपने आप में क्या करते हैं? एक विशेष गुण रखते हैं, ठीक है। अपने आप में एक विशेष गुण रखते हैं। इन शब्दों से एक ही वस्तु का बोध होता है, अतः ये सभी व्यक्तिवाचक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों से क्या होता है? एक ही वस्तु का बोध होता है, अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारी भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की क्या होता है? उसके गुण, दोष, उसकी अवस्था, धर्म के आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे ठीक है, उदाहरण के लिए गुण के अर्थ में, उदाहरण के लिए जैसे कि गुण के अर्थ में जैसे सुंदरता है। सुंदरता क्या है? एक भाव है,
ये एक भाव है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार से कुशाग्रता है, बुद्धिमत्ता है, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसी प्रकार अगला है अवस्था के अर्थ में। अवस्था के अर्थ में जैसे जवानी है, बचपना है, बुढ़ापा है, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी हैं हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। भाववाचक, जवानी है, जवानी, बचपना, ये सभी क्या है, एक भाव है, ठीक है। इसी प्रकार से दशा के अर्थ में, दशा के अर्थ में उन्नति है, अवनति है, चढ़ाई है, ढलान इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भाव के अर्थ में। भाव के अर्थ में जैसे मित्रता है, शत्रुता है, कृपणता है। मित्रता लोगों के बीच होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं देती, इसीलिए इन सभी शब्दों को क्या कहते हैं, इनमें भाव विशेष का बोध होता है। इन सभी शब्दों में क्या होता है, भाव, इन सभी शब्दों में भाव विशेष का क्या होता है, बोध होता है। इसीलिए ये सभी शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अतः ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कुछ विद्वानों ने अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा शब्द के दो भेद और बतलाते हैं। वो कहते हैं कि दो संज्ञा शब्द के और भेद हैं। पहला है समुदायवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। उन्होंने दो और बताए हैं, तीन तो हमारे मुख्यतः बताए हैं, तीन हमारे मुख्यतः बताए हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ये हमारे तीन तो मुख्यतः हैं, ठीक है। और अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण दो और बतलाए गए हैं, जिनमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा आती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, जिसमें क्या हो, किसी समूह या समुदाय का बोध हो, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। परिभाषा देखते हैं, जिन शब्दों के परिभाषा देखते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए व्यक्तियों का समूह, जैसे कक्षा, क्लास में जो कक्षा होती है, ठीक है, जैसे कक्षा हो गई, ठीक है, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह, दल, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा है। जैसे हम बता सकते हैं, जैसे कक्षा में क्या होता है, कक्षा में छात्र और छात्रों का क्या होता है, छात्र और छात्रों का समूह होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये हो गई हमारी समुदायवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह, दल, ये सभी क्या हो गए, समूहवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हो गए। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, जैसे वस्तुओं के समूह, वस्तुओं के सभी, जैसे कि कुंज, फूलों का गुच्छा, ठीक है, फूलों का गुच्छा, ये सभी क्या है, ये हमारा समूहवाचक है। इसी प्रकार से गट्ठर है, ढेर है, कुंज है, ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण है। इनकी पहचान क्या होती है, इनकी पहचान ये होती है कि ये हमेशा क्या होते हैं, समूह में पाए जाते हैं, ये समूह में पाए जाते हैं, ठीक है, समूह में पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखते हैं, जिन संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध होता है। डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि का बोध होता है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव्यवाचक संज्ञा की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। क्या होती है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, लोहा, गेहूं आदि, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। इसमें क्या आते हैं, इसमें ठोस, द्रव, गैस आते हैं। इसमें ठोस अवस्था, द्रव तथा गैस अवस्था, इसमें तीनों अवस्थाएं आती हैं। सभी प्रकार की गैसें कौन सी संज्ञा में आ जाएंगी, सभी प्रकार की गैसें हैं, सभी प्रकार के द्रव्य हैं, ठीक है, ठोस वस्तुएं हैं, दालें हैं, मिट्टी है, ये सभी क्या है, ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। देखते हैं, जैसे
इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे धातुओं के नाम, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा, तांबा, पीतल, कांसा, ये सभी क्या है? ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। जैसे पदार्थ, उसी प्रकार से पदार्थ जैसे दूध है, दही है, घी, तेल, पानी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। क्या है? ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने संज्ञा को जान लिया है कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, उनकी पहचान देख ली, उनके उदाहरण देख लिए। एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन बने तो आप इसको छोड़े ना, और इस क्लास को देखकर आप एग्जाम में बहुत अच्छा लिख कर आए। ठीक है, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये डीएलएड 2018 में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और संज्ञा से तो 2016 से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप क्वेश्चन बैंक को उठाकर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि संज्ञा का वेटेज कितना है। इसलिए आप मेरी क्लास को जरूर देखें, उसको स्किप ना करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लिया करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सर्वनाम के प्रकार बताइए। इसमें हम सर्वनाम जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके अर्थ क्या होता है, और उसकी डेफिनेशन। ठीक है, सर्वनाम क्या है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। इस वाक्य में उसकी का प्रयोग राजीव के लिए किया गया है कि राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। अगर हम सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते तो ये वाक्य इस प्रकार से बनता कि राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि राजीव की ट्रेन देर से चली थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, राजीव का 2 बार प्रयोग किया है। ठीक है, किसी वाक्य में संज्ञा शब्द का बार बार उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी, तो उसमें उसकी के स्थान पर क्या होगा? राजीव होगा। राजीव के स्थान पर हमने सर्वनाम शब्द को रख दिया है। क्या है? इस वाक्य में उसकी का प्रयोग राजीव के लिए किया गया, अतः उसकी शब्द सर्वनाम कहा जाएगा। उसकी शब्द सर्वनाम शब्द कहा जाएगा। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी है, सर्वनाम की संख्या कितनी है। तो सर्वनाम की टोटल संख्या होती है 11। कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं। जैसे मैं है, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कोई, कौन, क्या, ये सभी क्या है? हमारे सर्वनाम की संख्या है। एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में या अति लघु टाइप में कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है और उनके नाम बताइए। तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है। जैसे मैं है, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये हमारे क्या हो गए? सर्वनाम की संख्या के नाम हो गए। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये हम जानेंगे। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम व्यवहारिक आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? जैसे पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक, निश्चितवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक।
ये कितने हो गए हमारे 6 प्रकार हो गए कि पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ये हमारे सर्वनाम के भेद हो गए। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अब हम पहला पढ़ते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वक्ता और श्रोता अन्य जिसके संबंध में बात हो, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और तीसरा मध्य का व्यक्ति, ठीक है, उन सब का बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। एक सर्वनाम की डेफिनेशन तो आई है, इसके बावजूद एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आया कि पुरुषवाचक सर्वनाम को समझाइए और उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा उत्तम पुरुष। पहला है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, इसमें क्या है? जो खुद के लिए करता है। वक्ता और लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं हम किसको प्रयोग करते हैं? मैं हम खुद के लिए यानी कि स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। क्या लिखा है? वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए यानी कि स्वयं के लिए करता है। किसके लिए? स्वयं के लिए करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूँ। मैंने खुद के लिए इसका प्रयोग किया है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का। इस वाक्य में वक्ता या लेखक ने अपने लिए मैं का सर्वनाम इस वाक्य में वक्ता या लेखक ने अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है, अतः यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अतः यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से हम दिल्ली जाएंगे। हम दिल्ली जाएंगे, इस वाक्य में क्या है? हम जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस वाक्य में हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आते हैं, तो उसमें आते हैं मैं और हम। क्या आते हैं? मैं और हम जो हैं वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्या आते हैं? मैं और हम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है। वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या होता है? इसमें वक्ता और जो लेखक होता है वो अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को कहे, अपनी बात जिससे कहता है, जिस व्यक्ति को कहे, उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तू कहाँ गया, ये किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है और लेखक और वक्ता किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे तुम अपना कार्य नहीं करते हो, तुम अपना कार्य नहीं करते हो। इसमें तू, तुम और आप ये क्या है हमारे? ये हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। थर्ड है हमारा आप भोजन करेंगे। आप भोजन करेंगे, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मध्यम पुरुषवाचक के कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, तो इसमें प्रयोग किया जाता है तुम और आप, ठीक है। तुम और आप का प्रयोग किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी बात को कहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है। वक्ता यानी कि बोलने वाला, और लेखक जो लिखता है, राइटर लेखक, हाँ,
और श्रोता जो सुनने वाला और पाठक जिसके विषय में ये बात करते हैं उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे वे कौन है, वे कौन है, यह कलम है, वह दुष्ट है, यह बंदर है। तो अन्य पुरुषवाचक में क्या आता है? अन्य पुरुषवाचक में अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अन्य पुरुष में क्या आते हैं, कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, तो इसमें आता है यह, वह, ये, वे। ऐसे शब्द जो हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। देखो यहाँ नीचे लिखा है कि इन वाक्यों में ये, वे, वह आदि शब्द जो होते हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा निजवाचक सर्वनाम। हमने अभी एक इसका प्रकार पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके 3 प्रकार थे, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब हम इसके एक बार और बता देते हैं शॉर्टकट में कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्तम पुरुष में क्या आता है, मध्यम में क्या आता है और अन्य पुरुष में क्या आता है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और हम आता है। क्या आता है? मैं और हम आता है, स्वयं के लिए आता है। मध्यम में क्या आता है? मध्यम में सर्वनाम आते हैं तुम या तू, तुम, तू या आप। ठीक है। इसी प्रकार से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है यह, वह, ये, वे। ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वक्ता या लेखक जहां अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वही निजवाचक सर्वनाम होता है, वहीं पर निजवाचक सर्वनाम होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि निजवाचक सर्वनाम में स्वयं आता है। क्या? स्वयं या अपने आप। कार्य जो है वो खुद के द्वारा किया जाता है, कार्य जो होता है वो खुद के द्वारा किया जाता है। यह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये तो अपने आप ही आता है, ये तो अपने आप, यानी कि इसमें क्या होता है? स्वयं का भाव प्रदर्शित होता है। इसमें क्या होता है? स्वयं का भाव प्रदर्शित होता है। ये अपने आप ही सोता था, ये अपने आप ही सोता था। अगला है मैं अपने आप काम कर लूँगा। इसमें क्या आ रहा है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें स्वयं का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। जैसे आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। इसी प्रकार से मैं अपने आप कर लूँगा, यानी कि स्वयं। इसमें निजवाचक सर्वनाम में स्वयं का बोध होता है। किसका बोध होता है? स्वयं का बोध होता है, स्वयं का बोध होता है। कौन सी सर्वनाम कहलाती है? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कौन शोर मचा रहा है। ये क्या है? ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। इसी प्रकार से कौन है, क्या है, क्यों, कैसे, ठीक है, कहाँ, ये सब क्या है? ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। ठीक है। इन वाक्यों में क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें संबंध को बताया जाता है। ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पर हो गया
यहाँ पर होगा संज्ञा या सर्वनाम। क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध, क्या संबंध प्रदर्शित करने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या होता है? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जिसकी और उसकी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से जो कहा गया वही करो, जो कहा गया वही करो। तीसरा है जो देता है सो लेता है। ये सभी क्या है? हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से जैसी करनी, इसी प्रकार से जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें जैसी और वैसी, इसमें जैसी और वैसी, ठीक है, इसमें जैसी और वैसी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, ठीक है, वैसा काटेगा। तो इसमें जो और वैसा क्या है? हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट प्रकार है हमारा पांचवा है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, क्या हो? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्या क्या होते हैं? यह, वह, ये, वे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? तो यह, वह, ये और वे, ये क्या है? ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यह उपयोगी साधन है, यह उपयोगी साधन है। दूसरा उदाहरण है ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। इसमें यह, ये, वह और वे, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ये सभी क्या हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं कि वह बहुत सुंदर है, वे बहुत अच्छे हैं, या वे लोग अच्छे नहीं हैं। ये सभी क्या हो गए? ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए। अब हमारा लास्ट बचा है। लास्ट हमारा होता है सर्वनाम का प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिसमें क्या होता है? जिन शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, जिन शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, क्या हो? किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई आ रहा है, कौन आ रहा है? कुछ नहीं पता है, तो इसका मतलब क्या है? कुछ अनिश्चित, यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है। कोई आ रहा है, वह कुछ खा रहा है, क्या खा रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए? ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए, सर्वनाम के उदाहरण हो गए। ठीक है, जैसे कोई खा रहा है, कोई आया है, गेट पर कोई खड़ा है। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें कोई है, कुछ है, ठीक है, कोई और कुछ जो होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। यहाँ पर हमने सर्वनाम के प्रकार पढ़े। ठीक है, इस लेसन में हमने सर्वनाम के प्रकार पढ़े, संज्ञा के प्रकार पढ़े, संज्ञा की डेफिनेशन देखी, उसकी पहचान देखी। इसी प्रकार से संज्ञा पढ़ा, उसी प्रकार से सर्वनाम को देखा, सर्वनाम के प्रकार पढ़े और उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी परिभाषा क्या होती है। सर्वनाम के 6 प्रकार बताए थे। इसमें मैंने आपको सर्वनाम के 6 प्रकार बताए थे। कौन कौन से थे? अब हम इसमें रिमाइंड कर लेते हैं। पहला था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला था हमारा पुरुषवाचक, दूसरा था हमारा निजवाचक, दूसरा था निजवाचक, तीसरा था प्रश्नवाचक, चौथा था संबंधवाचक, पांचवा था निश्चयवाचक, और छठा हमारा था अनिश्चयवाचक। तो ये हो गए हमारे सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम संज्ञा सर्वनाम तो आज हमने पढ़ लिया है, इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है,
कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखा करें, जिससे हमें आपका फीडबैक मिल सके। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।